अच्छा जी, अगला टॉपिक है रिटेंशन फॉर कास्ट रिमूवल पार्शियल डेंचर्स। ये किस बला करना। अब रिटेंशन क्या आती है, उसकी पहले डेफिनेशन वगैरह होगी। The resistance of the movement of the denture away from the tissue foundation, especially in a vertical direction, dislodgement. तो retention क्या आपकी resistance है, किसमें डेंचर को प्रिवेंट करता है ये फोर्स जो टिश्यू फाउंडेशन से दूर जाने की, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन की, ठीक है। अब रिटेंशन क्या होगी, ये जो आपकी क्लास बने हुए रिटेंटिव क्लास बने हुए ये प्रिवेंट करते हैं डेंचर के नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या खाने या स्टिकी फूड या मस्कुलेचर से नीचे की तरफ आना, यानी कि वर्टिकल डिस्लॉजमेंट से रेजिस्टेंस। अब डेंचर लिफ्ट्स वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द occlusal plane during chewing function। अब जो है ना ये लिफ्ट करेगा परपेंडिकुलरली, जब आप कैरामल कैंडी खा रहे हो या कुछ जो कर रहे हो, स्टिकी फूड खा रहे हो, तो वो स्टिक कर जाता है डेंचर के साथ, और जब पेशेंट चबाता है और फिर जब मुंह ओपन करता है तो डेंचर ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। डिफरेंट मीन्स ऑफ रिटेंशन फॉर कास्ट रिमूवल पार्शियल डेंचर। आपके डायरेक्ट रिटेनर्स हैं, डायरेक्ट इम्प्लांट्स हो सकते हैं, इनडायरेक्ट रिटेनर्स हैं, additional sources of retention है, friction between two or more parallel surface, guide planes, forces of adhesion and cohesion, neuromuscular control, denture, implants। आप डायरेक्ट रिटेनर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, आपके एक्स्ट्रा क्रोनल है जिसमें आपके रिटेंटिव क्लास असेंबलीज आ सकती हैं, सुप्रा बल्ज इंफ्रा बल्ज एरिया को एंगेज करने वाली। The components of removal partial denture that engage abutments and resist dislodging forces are called direct retainers। इसकी डेफिनेशन क्या है, कंपोनेंट रिमूवल पार्शियल डेंचर का जो इंगेज करता है अबटमेंट्स को, जो आपके साथ वाले दांत है जिससे आप सपोर्ट ले रहे हो, टू रेजिस्ट द डिसलॉजिंग फोर्सेस कॉल्ड डायरेक्ट रिटेनर्स, ठीक है। प्रिसिशन अटैचमेंट इंट्राक्रोनल डायरेक्ट रिटेनर, ये डायरेक्ट रिटेनर है इंट्राक्रोनल दांतों के बीच में, और ये पेट्रिक्स सिस्टम होता है एक साइड पे लगता है, और आपका मैट्रिक्स सिस्टम है जो दूसरे आपके बटन पे, ठीक हो गया। ये लॉक एंड की मैकेनिज्म, एक किस्म का स्लाइडिंग एक्शन होता है इसका, जब आप उसे प्लेस करते हो स्लाइड करके दांत के ऊपर लेके, ठीक है। ये स्लाइड करते हुए आप लेके आए और प्लेस कर दी, ये इन होल्ड प्लेस करता है बटन। सेमी प्रिसिजन अटैचमेंट्स एज इंट्राक्रोनल डायरेक्ट रिटेनर्स, ठीक हो गया। सेमी प्रिसिजनल अटैचमेंट incorporate lab fabricated components that typically involve only a tapered wall geometry। tapered wall geometry होती है इनकी जो प्लेस करते हैं। आगे आया था आपका एक्स्ट्रा कोरोनल अटैचमेंट्स एट डायरेक्ट रिटेनर्स। Extracoronal direct retainers consist of a component that reside entirely outside the normal clinical contours of the abutment। ये नॉर्मल टूथ का अबटमेंट है, इसके बाहर जो आपके अटैचमेंट्स हैं जो कोरोनल दांत के बाहर की तरफ लोकेटेड है ना, एक्स्ट्रा कोरोनल यानी कि क्राउन से बाहर, यानी कि इनडायरेक्ट रिटेनर्स हैं जो क्राउन के सराउंडिंग एरिया में इंस्टेड ऑफ इनसाइड द क्राउन। Dental implants as direct retainers. Dental implants are better utilized to improve the support rather than retention of the cast। Dental implants का ज़्यादा फायदा हमें support से है in comparison to retention। The unique aspect of implant used with removal partial denture is that the clinician selects the best location. This depends on the anatomical structures and biomechanical role of the implant। Generally, implant components that are designed to provide retention do not provide support and vice versa। जो implant components हैं जो provide retention के लिए वो support नहीं करते, और जो support के लिए बनाते हैं implants वो retention में help नहीं करते। Support provided by the cingulum and mesio-occlusal rest of the teeth, cingulum and mesio-occlusal rest, and by the implant at site upper right 6, implant upper right 6, implant at sites upper right 4 and upper left 4 provide retention। ये retention provide कर रहे हैं। Guide plane surfaces augment implants for sufficient retention without clasp। ठीक हो गया। Guide planes जो आपने साइडों पे लगाई हुई है। Clasp assembly as extracoronal direct retainers। अब supra bulge, infra bulge clasp। बल्ज के ऊपर से नीचे आता है, बल्ज के नीचे से ऊपर आता है।
A suprabulge clasp arm approaches the undercut region of an abutment from an occlusal or incisal direction. ऊपर से नीचे की तरफ. While infrabulge clasp arm approaches the undercut region from the apical direction. Apex से ऊपर की तरफ आता है. ये infrabulge है, suprabulge. Supra यानी कि above, infra यानी below. Properly constructed suprabulge or infrabulge assembly must incorporate the following components. इनमें ये components होने चाहिए. A. Retentive clasp. B. Reciprocating element. And one or more minor correctors. ठीक हो गया. आपके कौन से हैं इसमें? ये आपका क्लास टर्मिनस है, क्लास्प का एंड है. ठीक है. माइनर कनेक्टर्स आपके ग्रे में, ये वाला पोर्शन. आपका अप्रोच आर्म वर्टिकल प्रोजेक्शन, जो अप्रोच जिसके साथ इंफ्राबल्ज के साथ आ रही है, वर्टिकल पोर्शन है. ये आपका क्लास्प की बॉडी है. ये क्लास्प का शोल्डर कहाँ पे? आपका ग्रे, डार्क ग्रे. इसमें नहीं आ रहा, इसमें यहाँ पे आ रहा है. ये शोल्डर आ रहा है. ठीक है. अप्रोच आर्म हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इसकी ये वाली है. ठीक हो गया. ये डायग्राम है आपके इंफ्राबल्ज के लिए. आपके सुप्राबल्ज के लिए ये आपका क्लास्प का शोल्डर आ गया. माइनर कनेक्टर आ गया आपका ग्रे वाला. क्लास्प की बॉडी आपकी ये पोस्टीरियरली आ गई. ठीक है. ए आपका रिटेंटिव क्लास्प है. बी आपका रेसिप्रोकेटिंग आर्म है. सी आपका एक और एलिमेंट है, ये आपका रेसिप्रोकेटिंग आर्म है. सी रिटेंटिव. ए जो है आपका रेस्ट है. ए आपका क्लूजल रेस्ट है. ये अक्लूजल रेस्ट है. सी आपका रेसिप्रोकेटिंग आर्म है. बी आपका रिटेंटिव आर्म है. डी आपका माइनर कनेक्टर है या मोर देन वन माइनर कनेक्टर. सेगमेंट्स रिटेंटिव क्लास्प में क्या है? रिजिड क्लास्प शोल्डर एस, ये आपका रिजिड कंपोनेंट आ गया. Originates from the minor connector and projects across the axial surface of the abutment. Axial surface, axial wall को इर्द गिर्द. The relative flexible midsection of the clasp arm, वो M है, continues along the abutment surface and approaches the height of contour. The flexible clasp terminus T crosses the apical and height of contour contacting the abutment on the surface undercut relative to the path of prosthesis insertion and move. Undercut को engage करता है. Indirect retainers क्या है? The framework component that resists rotational displacement of an extension base away from the supporting tissues is called indirect retainer. यानी कि framework component कहाँ पे है? जो rotational displacement को prevent करे. तो आपको वो आपका जो assembly है वो rotational जो आपके prosthesis है वो उसको घूमने से रोकता है. Of an extension base away from the supporting structure, यानी कि base of the tissue से away prevent करता है. Illustration यानी कि away from the base, इसको prevent करता है ये. अब इसमें अगर डायग्राम देखो ना तो illustration जो है फल्क्रम की, फल्क्रम ये वाला पॉइंट बनता है और ये रिटेनर जो है रोटेट करेगा इसको. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक आपने इंडायरेक्ट रिटेनर, एक आर्म यूज करें. समटाइम ये लिंगुअल बार के तौर पे ऐड करते यूज करते हैं, कुछ और करते हैं. सो रिटेंटिव क्लास टर्मिनस विद डिसलॉजिंग फोर्सेस L acts as the extension of the base. Rotation of the prosthesis causes the extension base. अब इसके ऊपर रोटेट करेगा, इधर फोर्स पड़ेगा तो रोटेशन आपकी घूमेगा पूरा. F आपका फल्क्रम है. Displaced away from the supporting tissue, while the interior portion of the prosthesis rotates in the apical direction. Anterior वाला portion apex की तरफ जाएगा, जो posterior वाला है वो lower या upper की तरफ जाएगा. So the unwanted rotation may effectively be countered by placing a rest on the opposite side of the fulcrum. Fulcrum के opposite side के ऊपर आप लगा दो. From the extension base, the fulcrum is transported to the anterior rest. अब fulcrum anterior rest पे आ गया, so that it is also known as indirect retainer. अब fulcrum lines होती हैं. Fulcrum lines represent the rotational axis. They change slightly with the direction of force. Fulcrum की line है, ये fulcrum है आपका, और जो force जहाँ पे apply होगी उसी हिसाब से lines alter. अभी force नीचे की तरफ जा रहा है तो fulcrum की direction change है. और अगर ये
पुल या स्टिकी फूड के साथ है तो फुलक्रम आगे आ गया। फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर्स आपके ऑक्सिलरी है जिसमें क्लूजल रेस्ट, सिंगुलर रेस्ट और इंसाइजर रेस्ट इस तरह। अब effectiveness of indirect retainers क्या है? Indirect retainers must be rigid, must completely seat in the adequately designed rest seat में बैठे, tooth inclines and weak teeth should never be used as support indirect retainers. कमजोर दांतों से आपने indirect retention ये वाला जो portion है ये नहीं लेना. The position of the indirect retainer should be perpendicular to and as far from the primary fulcrum line as possible. ये प्राइमरी फल्क्रम लाइन आ रही है तो आपका इनडायरेक्ट रिटेनर एज फार एज पॉसिबल आपने प्लेस करना, ठीक है। ये आपका फल्क्रम लाइन आ रही है तो आपका इनडायरेक्ट रिटेनर 90 डिग्रीज पे एज फार एज पॉसिबल आपने देना है। For practical purposes, indirect retainers should not be placed on maxillary or mandibular incisors. Canine and premolars are commonly used because they increase periodontal support. यानी कि केनाइंस और प्रीमोलर्स पे आप लगाते हैं यूजुअली क्योंकि उनके पेरिडोंटल सपोर्ट ज्यादा है। एडिशनल सपोर्ट आप किस तरह देते हो? फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस और पैरेलल सरफेसेस, गाइड प्लेन्स देते हो। ये आपके दांतों के बीच में अगर स्पेस है तो इसमें आपको प्लेन्स देनी, गाइड प्लेन्स देते हो, तो उसके ऊपर थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हो जिसकी वजह से आप गाइड प्लेन्स दे रहे हो। अब पैरेलल सरफेसेस है पोस्टीरियर एंटीरियर दांतों की, तो इसमें थोड़ी बहुत रिटेंशन आपकी आ रही है। Guide planes are prepared on surface that are parallel to each other and parallel to the path the denture takes as it is inserted within and withdrawn from the mouth. The frictional contact of the prosthesis against these parallel surfaces can contribute significantly to the retention of the removable partial denture. The more vertical are the walls, guide planes that are prepared parallel to the path of insertion, the fewer the possibilities that exist for dislodgement. Guiding plane adjacent to the extension base segment should be 1.5 to 2 millimeters in height. Guide plane 1.5 to 2 millimeters. A guiding plane adjacent to a tooth supported segment should be 2 to 4 millimeters in height. अगर आपके adjacent to tooth supported segment है तो वो होना चाहिए 2 to 4 millimeters. The prepared surface should not resemble a straight slice, but should follow the natural curvature of the tooth. यानी curvature को follow करे जो आपने line बनाई, ये ना होगा बिल्कुल ऐसे block नजर आए, नहीं। When viewed from the occlusal incisal perspective. And properly prepared lingual guiding plane should be 2 to 4. Lingual plane अगर बना रहे हो तो 2 से 4 millimeters की occlusal gingival height होनी चाहिए. Should be located in the middle third of the crown. ये middle third of the crown में है, ठीक है। उसके बाद forces of adhesion and cohesion. Forces of adhesion and cohesion. Adhesion may be defined as the attraction of saliva to the denture base and soft tissues, and cohesion may be defined as attraction of saliva molecules for one another. तो adhesion कैसे होगा? saliva और denture base and soft tissue के बीच में, cohesion होगा आपका saliva molecules के बीच में जो attractive forces हैं. To maximize this effect, each denture base must cover the maximum area available for support and must accurately be adapted to the underlying mucosa. Neuromuscular control है जो आपके muscles है वो hold करते हैं denture in place खाते पीते वक्त. The innate ability of the patient to control the actions of lips, cheeks, and tongue can be a major factor in the retention of a removable prosthesis. Properly contoured denture bases can enhance retention and stability of a removable partial denture. अब clasp assembly में क्या चीजें होनी चाहिए? Retention, support, stability, reciprocation, encirclement और passivity. ठीक है? Quadrilateral configuration है आपकी 4 हिस्सों से, ट्राइपॉडल configuration है 3 हिस्सों से, और bilateral configuration है 2 हिस्सों से. ठीक है? Retention in all
principal abutment should be as equal as possible. ठीक है. Tripod आपका 3 हिस्सों से आपने retention दे दी. Quadrilateral configuration 4 हिस्सों से आपको. Spatial distribution of retention class is most important to retention than class number of class. Number of class से ज़्यादा इनके बीच में space कितनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है. अब retention class आम को क्या चीज़ें affect करती है? The amount of retention designed into a removable partial denture should always be minimum necessary to resist the reasonable dislodging force. Type of class जो use करोगे उसकी flexibility of the retentive arm, उसकी length, cross-sectional form, cross-sectional diameter, longitudinal taper, clasp curvature, metallurgy characteristics of the alloy, size and distance of the angle of cervical convergence, or location of the retentive class terminus on the abutment surface. Flexibility देखनी है अगर तो flexibility आपकी जो है पहला जो point है flexibility of the retentive arm वो किस पे depend करता है. Clasp flexibility increases as clasp length increases. जिस तरह आप length increase करते जाते हो उसी तरह flexible होता जाता है आपका retentive arm. Maximum flexibility of retentive class arm may be defined as the greatest amount of displacement that can occur without permanent deformation of the clasp arm. यानी कि आप कितना इसको bend कर सकते हो before it actually deforms. अगर आप force को remove कर दो तो वापस अपनी जगह position पे आ जाए, उसको flexibility कहते हैं. Flexibility or deflection of the clasp is directly proportional to the cube of its length. Flexibility depend करता है उसकी length के ऊपर. The length of a clasp arm is measured from the point at which the uniform taper begins. यहाँ से taper होना शुरू हो रहा है, जहाँ से पतला होना शुरू हो रहा है वहाँ से. अब flexibilities of retention clasp and bar type clasp arms for chromium cobalt. अब circumferential roundish जो होते हैं उसमें क्या है आपके 0 to 0.3 length flexibility इसकी ये हो रही है. 0.6 to 0.8 इसकी flexibility increase कर रही है जिस तरह आप length increase करते जाते हैं. bar type अगर use करते हो length 0.7 0.7 से 0.9 आपकी flexibility है. Although the bar clasp arm usually will be longer than circumferential clasp arm, its flexibility will be less because of half-round form lies on the several planes. This prevents its flexibility from being proportionate to its total length. आपकी bar type क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके half round form की वजह से, उसकी shape के ऊपर भी depend है. ठीक है? Class flexibility as the cross sectional dimensions decrease. ये ज़्यादा flexible होगा in comparison to this, ज़्यादा thickness. ठीक है? Deflection is inversely proportional to the cube of its beam thickness. Increase in beam width yields a moderate decrease in deflection. जिस तरह thickness increase करती जाएगी उतना कम flexible होता जाएगा. Beam thickness has much greater effect upon deflection than beam width. Width to thickness ratio 2:1 to be optimal. This is important because, however, to realize the altered clasp length is more efficient method of increasing clasp flexibility than altering clasp diameter. In short, length को अगर आप ज़्यादा focus रखो instead of the thickness, तो आप सुकून में रहो. Length पे आपका control है on the flexibility. Width पे इतना as such आपका control नहीं है. Taper and flexibility. Uniform tapered clasp is more flexible. एक tapering अगर uniform है, thick to thin, तो उसकी flexible ज़्यादा है. Then non-tapered clasp with the same proximal dimensions. Instead के यानी कि एक ही dimension की आपका clasp arm है, वो कम flexible होगा. Taper should be consistent for both width and thickness. मोटाई और लंबाई उसकी बराबर हो. The cross-sectional dimension of the shoulder of the clasp wire should be twice the cross-sectional dimensions or the clasp terminus. यहाँ की जो cross-section है, it should be twice the amount के end पे जो आप cross-section ले रहे हैं. Clasp cross-sectional form and flexibility. Circular cross-sectional clasp forms impart omnidirectional flexure. हर direction में आपको flexure cause करेगा, while half round form allows only bidirectional flexure. अगर ये rounded आपका clasp arm है तो हर direction में ये flexible होगा. लेकिन अगर single half shape में है तो वो two directions में सिर्फ करेगा.
Curvature of the clasp with more than one spatial plane reduces the clasp flexibility. Deflection of the curved beam is less than that of a straight beam of similar length and material because curvature makes the beam more rigid. अब जितने ज्यादा बेंड्स इसको दोगे उतना कम फ्लेक्सिबल होगा, ये बात की है इसमें. Metallurgic properties, clasp alloy के अब क्या है, कौन से metal use करोगे? Alloys exhibiting high elastic moduli exhibit greater stiffness, while alloys displaying lower elastic moduli exhibit greater flexibility. Cobalt, chromium, nickel, chromium alloy higher elastic moduli than gold. तो cobalt, chromium, nickel, chromium जो है less flexible than gold. And elastic modulus, also known as modulus of elasticity, is equal to. A word of caution for wrought wires. Do not cold work, do not heat. Cold working is the procedure by repeating bending of a wrought wire. While cast metals is cold worked and drawn through dies to form wire, the grain structure elongates and is oriented in the direction of the cold working process. It is very distinct microstructure contributes to the clinically identifiable physical and performance characteristics of wrought wire clasp. Wrought wires are soldered away from the proximal plate. Minor connectors never attach them during casting of metallic frame. High temperatures produces crystallization of the wire and results in noticeable decrease in flexibility. तो राट वायर के अगर आप लगा रहे हो तो इनको आपने सोल्डर करके लगाना है अपने बेस के ऊपर. आपने इसको एक साथ आपने वो नहीं करना है, कास्टिंग में नहीं डालना. रॉट वायर के अगर आप क्लास बना रहे हो तो उसको अलग रखो, सोल्डर करना है एंड पे. Size and distance of the angle of cervical convergence. Angle of cervical convergence किस बला का नाम है? अब ये क्या बला का नाम है? Angle of cervical convergence. ये angle formed between the analyzing rod जो आप सर्वेयर से लेके आ रहे हो वो and the and the tooth surface apical to the height of contour. यानी कि tooth surface जो है apical to the height of contour, ये जो एंगल बन रहा है इसको कहेंगे एंगल ऑफ सर्वाइकल कन्वर्जेंस. ठीक है, एंगल ऑफ सर्वाइकल कन्वर्जेंस. अब सर्वेयर के ऊपर ये आपको नजर आते हैं साइज एंड डिस्टेंस ऑफ द एंगल ऑफ सर्वाइकल कन्वर्जेंस. ये आप सर्वेयर के ऊपर बिट्स लगते हैं आगे डिफरेंट डायमीटर्स के, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो. 0.01, 0.02 position and relative clasp tip terminus against the axial surface of the abutment tooth is chosen both. Horizontal level पे भी आपने देखना है और vertical dimension में भी देखना है. ये सर्वेयर के साथ आपका, ठीक है. As the angle of cervical convergence becomes greater, the force required to remove the retentive clasp forms the abutment will become greater. अब अगर आपका क्लास्प फॉर्म इस एंड पे आके अगर कर रहा है ना, लॉक कर रहा है, जब इसको पेशेंट रिमूव करेगा तो फोर्स दांत के ऊपर ज्यादा पड़ेगी एज कम्पेयर टू स्लाइटली अबव, या इससे भी ऊपर ले जाओ. ठीक है, तो फोर्स आपने देखनी है कि दांत के पेशेंट के दांत पे कितनी फोर्स पड़े. अब ये अगर आप क्लास फॉर्म 0.02 के एरिया में आपने रख रहे हो या 0.01 के एरिया में रख रहे हो तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगी. ठीक है. अब रिटेंशन के साथ क्या हो रहा है, आपने कहां से लेनी, अंडरकट एरिया से नीचे आपने क्लास सेटअप करना. अब अंडरकट डेप्थ कितनी होनी चाहिए क्लास्प यूज करने के लिए? 0.01 इंच, 0.25 mm फॉर कास्ट रिटेनर्स. कास्ट के रिटेनर्स के लिए 0.25 mm आपके पास होनी चाहिए. 0.5 फॉर टेपर्ड रॉट वायर रिटेंशन. रॉट वायर मस्ट बी एटलीस्ट 8 millimeters इन दैट. जो रॉट वायर की आपकी क्लास में वो 0.5 mm तक हो. 0.3 rarely यूज करते हो, इवन जस्टिफाइड इफ एवर जस्टिफाइड विद एनी क्लास. ठीक है, तो ये वाले आपने वैल्यूज याद रखनी. 0.5 mm रॉट वायर के लिए, 0.25 mm कास्ट रिटेनर्स के लिए. रिटेंटिव क्लास की आपकी रिटेन टर्मिनस कहां पे या एंड कहां पे आएगा? इन जनरल द रिटेंटिव टर्मिनस ऑफ सुप्रा for a suprabulge or infrabulge clasp arm should be located at the mesial or distal line angle of the corresponding abutment. ये आपका mesial एंड है, ये आपका डिस्टल है. ठीक है, तो जो टर्मिनस है वो मीजियल लाइन एंगल के पास आ रहा है, मीजियल साइड पे जाता है. देखो यहाँ पे भी मीजियल लाइन एंगल के पास है.
Placement of the retentive clasp on the lingual surface of the premolar is contraindicated in most instances because of reduced mesiodistal length. आपने lingual aspect पे retentive arm नहीं देना. Lingual aspect पे आपने देना, ये reciprocating arm है, ये retentive arm. अब आपने place किधर करना है? Lingual aspect में नहीं करना premolars के लिए. Mesiodistal length होती है इनकी degrees. तो आपने buccally place ही करना. Lingual retentive elements can be used with molar abutments. Lingual elements आप जो है molar abutments के साथ use कर सकते हो, not with premolars. If the retentive clasp on one side of the arch position on the facial surface of the abutment, at least one retentive clasp on the contralateral side of the arch should be located on the facial surface of the abutment and vice versa. अगर एक side पे आप lingual side पे लगा रहे हो तो दूसरी side पे at least आपने facial surface पे लगाना ही लगाना. Factors affecting the retention of a clasp arm. The amount of retention designed into a removable partial denture should always be सही आगे. Support आपकी class assembly की. Support कहाँ से आ रही? Support is the quality of the clasp assembly that resists the displacement of a prosthesis in an apical direction. यानी कि clasp लग गया है तो उसके बाद apical direction में force वो आपका clasp में जाए. In order to achieve effective support, a rest must contact with the associated abutment at the properly prepared surface. जो occlusal rest आप दे रहे हो वो आपके proper surface पे हो. The elements that contact the abutment occlusal to the height of contour, example reciprocating element or the shoulder of the retentive clasp, may also contribute to the support function. अब जो ये वाला portion है, जो upper portion है clasp arm का occlusal surface तो आ ही दे रहा है, आपको support दे ही रहा है, लेकिन जो ये वाला portion है ये भी additional support दे सकते हैं. जो minor connectors हैं और आपका जो arm के जो starting. अब stability clasp assembly की कहाँ से आती है? अब जो आपका क्लास्प है स्टेबिलिटी की क्या होती है? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाई होंगे डेंचर के ऊपर, वो मूव करेगा. तो आपका कौन सा पोर्शन है क्लास्प असेंबली का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को प्रिवेंट करेगा? उसके अंदर आपके पास आ जाते हैं जी अलग अलग रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट आपको क्लास्प असेंबली का, शोल्डर जो है कास्ट का, सर्कमफ्रेंशियल रिटेंटिव क्लास्प जो है जो राउंड पूरा आपको टूथ को सराउंड कर रहा है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी देता है. वर्टिकली ओरिएंटेड माइनर कैरेक्टर्स है जो वर्टिकली प्लेस्ड है ना स्ट्रेट लाइन में, वो स्टेबिलिटी देंगे. रेसिप्रोकेशन आपकी क्लास असेंबली की कहां से आ रही है? जो आपका रेसिप्रोकेशन है क्लास असेंबली का वो बुला क्या चीज है? वो बेसिकली कॉन्ट्रालेटरल डिस्प्लेसमेंट अबटमेंट की प्रिवेंट करता है जब रिटेंटिव क्लास टर्मिनस पासेस ओवर द हाइट ऑफ कंट्रोल. हाइट ऑफ कंट्रोल से जब पास करके नीचे की तरफ आ रहा है रिटेंटिव आर्म तो टर्मिनस, तो उसको हाइट ऑफ कंट्रोल को उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट साइडवेज डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है. अब रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट मस्ट बी रिजिड, एक तो ये रिजिड हो एंड मस्ट कॉन्टैक्ट विद द अबटमेंट टूथ एट और अक्लूजल टू द हाइट ऑफ कंट्रोल. हाइट ऑफ कंट्रोल से अक्लूजल, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है इससे ऊपर. रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट मे बी cast, clasp, lingual plating or combination of mesial and distal minor connectors. ठीक है. रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट क्या है? कास्ट लिंगुअल प्लेटिंग हो सकती है, लिंगुअल साइड पे प्लेटिंग आ गई, और कॉम्बिनेशन ऑफ मीजियल और डिस्टल माइनर कनेक्टर्स मीजियल और डिस्टल. The reciprocating element should contact with the abutment at the junction of the gingiva and middle thirds. Gingival third और middle third इसके जो junction है इनके बीच में आपका reciprocating element. Gingival and middle thirds of the crown contours. To optimize reciprocation, the axial surface of the abutment should be prepared parallel to the path of insertion and removal. जो axial surface है आपके tooth का वो prepare होना चाहिए. Friction is less important to the deformation deflection of the cast retentive tip for providing retention. ये darker colors में जो है basically complete tooth contact है. Retentive class पर आपका ये reciprocating element है. Complete आपका हो जब ये height of contour से slightly above. ठीक है, आपका इस एरिया में प्लेस कर रहा हूं ना, दोनों एक साथ रखे, फ्लेक्सिबल आर्म है ये.
प्लेस करते करते कंप्लीट टूथ कांटेक्ट बिलो द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल से ऊपर है आपका रेसिप्रोकेटिंग आर्म, ठीक है। जब भी आप रिटेंटिव आर्म प्लेस कर रहे हो तो आपका टूथ जो है टिप होने के चांसेस, तो रेसिप्रोकेटिंग आर्म है, इस रोटेशनल मोशन को प्रिवेंट करता है, एक सॉर्ट से टिप करने से रोकता है। जब ये नीचे आ रहा है आर्म आपका, तो ऊपर से रेसिप्रोकेटिंग आर्म होल्ड करके रखेगा टूथ को, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम मूविंग और टिपिंग। आइडियल पोजीशन ऑफ रिटेंटिव टर्मिनस एंड रेसिप्रोकेटिंग आर्म, ठीक हो गया। True reciprocation during placement and removal is possible only through the use of crown surface made parallel to the path of placement. Reciprocating यहाँ से आ रहा है, path of placement अब नीचे रख रहे हो, reciprocate करता जा रहा है, ये hold करके रख रहा है ताकि दांत अपनी जगह से घूमे ना। आपका retentive arm जब ये यहाँ पे पड़ेगा तो force दांत के ऊपर इस डायरेक्शन में पड़ेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगी तो रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये रेसिप्रोकेटिंग आर्म ना एक तरह से इसको होल्ड करके रखता है कि आपकी जो क्लास्प है वो एक जगह तक जाए, उसके बाद फिर आगे टिल्ट करना रोक दे। तो ये एक किस्म का स्टेबलाइज करता है। Encirclement of clasp assembly, पूरा घुमा देना दांत के इर्द-गिर्द। Encirclement is the characteristic of a clasp assembly that prevents the movement of an abutment away from the associated clasp assembly. अब इसको पकड़ के भी तो रखना है ना क्लास असेंबली से। अब जब प्लेस करोगे तो चांसेस है कि दांत इधर उधर से कोई भी प्रेशर किसी चीज पे अप्लाई करते हो तो वो अपनी जगह से हिलता है। Each class assembly must be designed to provide direct contact over at least 180 degree over the tooth circumference. Tooth circumference को 180 degrees तक complete coverage. This contact provides the encirclement and prevents movement of the abutment away from the class assembly. अब दांत अपनी जगह से मूव भी तो करेगा ना, कॉन्स्टेंटली आप एक चीज को फोर्स कर रहे हो अपने मुंह के अंदर, फिर रिमूव कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो अबटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए मूवमेंट के लिए encirclement उसको इर्द गिर्द से होल्ड करते हैं। Encirclement may be provided in the form of continuous contact or discontinuous contact. एक सिंगल यूनिट आ जाएगा या डिसकंटिन्यूअस, यानी डिफरेंट पोर्शंस पे आपके assembly आके attach कर रही to prevent the tooth movement. If discontinuous encirclement is planned, clasp assembly must contact the abutment tooth at 3 widely separated areas. 1, 2, 3 areas that encompass more than half of the tooth circumference. आधे से ज्यादा tooth surface को cover कर रहा है। Encirclement यहाँ पे through and through, front and back, लेकिन यहाँ पे 3 portions हैं, 1, 2, 3. Inadequate encirclement may permit movement or escape of the abutment. अब फर्ज करो यहाँ पे ये वाला असेंबली वाला पोर्शन आपने नहीं रखा, encirclement नहीं की, तो क्या होगा जब आप इसको प्लेस करोगे तो दांत itself will try to move completely this direction, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये वाला क्लास असेंबली, जब आपने प्लेस किया तो बकली टूथ को कौन सी चीज प्रिवेंट करी मूव करने के, ये वाला पोर्शन, और मीजली कौन सा आपका ये occlusal rest, साथ में आपका माइनर कनेक्टर जो नीचे आ रहा है। Inadequate encirclement may prevent the movement or escape of the abutment tooth from the confines of this class assembly during functional movement of the prosthesis. पेशेंट जब खा रहा होगा दांत अपनी जगह से हिलता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारा हरकतें की है। Passivity of the class assembly. अब ये जो है, अब पैसिविटी क्या है आपकी, कि आपको जब आपने प्लेस कर दिया है पेशेंट के मुंह के अंदर डेंचर, तो क्लास असेंबली के साथ जब प्लेस है तो दांत के ऊपर कोई भी एडिशनल फोर्सेस आपकी क्लास असेंबली ना कॉज करे। कोई भी एडिशनल फोर्स अगर आएगी तो वो पेशेंट को पेन कॉज करेगा। तो इट इज इन अ कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द पेशेंट्स माउथ, और सिर्फ फोर्स तब पड़े जब पेशेंट उसको या तो रिमूव कर रहा है या उसको पहन रहा है, और कोई किसी टाइम पे भी आपके फोर्स ना कांस्टेंट पड़े उस पे दांत पे। अगर पड़ेगी तो आपका टूथ अपनी जगह से मूव कर जाएगा। इसको कहते हैं पैसिविटी ऑफ द क्लास असेंबली। ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, पैसिविटी होगी, रिटेंशन होगी, सपोर्ट स्टेबिलिटी, ये क्लास असेंबली के
रिक्वायरमेंट्स हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग रिटेंशन फॉर आरपीडी ये है आपके। अच्छा जी जो प्रिंसिपल्स है उसके अंदर आ जाएंगे आपके रिटेंटिव आर्म जो है डिजाइन ओनली द क्लास टर्मिनस, जो क्लास का एंड है वो जाए अंडरकट एरिया में, बाकी सारा सुप्रा वो आपके जो अंडरकट एरिया है सो ऊपर ऊपर है, यानी ऊपर से आया नीचे तो टर्मिनस ही सिर्फ एंड पे है। रेस्ट जो आ रही है कंपनी रेस्ट जो है क्लूजल रेस्ट है सर्वाइकल रेस्ट है जो मर्जी है जो सपोर्ट करेगा क्लास टर्मिनस इन मेंटेन इन ऑप्टिमल लोकेशन, अपनी जगह पे होल्ड करके रखेगा। माइनर कनेक्टर शुड बी सफिशिएंटली रिजिड, माइनर कनेक्टर आपका रिजिड होना चाहिए टू इंश्योर प्रॉपर स्टेबिलिटी एंड फंक्शन फॉर द पार्ट्स ऑफ द क्लास असेंबली। रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट जो है जो साइड से आ रहा है जो स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा, कांटेक्ट करेगा अबटमेंट स्लाइटली बिफोर द रिटेंटिव एलिमेंट कॉन्टैक्ट्स इट। रिटेंटिव एलिमेंट का जब कांटेक्ट करने से पहले आपका रेसिप्रोकल एलिमेंट टच कर ले। It must maintain contact until the prosthesis is fully seated to protect the abutment from potential destructive lateral forces. जो आपका क्लास असेंबली है उसने टूथ के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी ही करनी, तो आपका रेसिप्रोकेटिंग आर्म पहले टच करे एज कंपेयर टू योर रिटेंटिव आर्म के टच करने से पहले। आगे चीज आ रही है जी encirclement हो, prevent the movement of the abutment away from the associated class assembly, class assembly से जो है भागने नहीं देना, तो encirclement proper हो। indirect retainers resist करे forces कौन सी जो dislodge करेंगे prosthesis from fully seated position, यानी जो indirect retainers जो पीछे पड़े थे वो fully seated position से prevent करे, जिसमें आप sticky foods gravity वगैरह ये सारी चीजें। रिटेंशन प्रिंसिपल अबटमेंट्स के ऊपर सारों पे इक्वल होनी चाहिए, ये ना हो कि एक पे ज्यादा रिटेंशन ले रहे दूसरे पे कम ले रहे। Retentive class arm must be located so that they lie at the same approximate degree of undercut on each abutment tooth. If the retentive class on one side of the arch is positioned on the facial surface of an abutment, at least one retentive class contralateral side can be hona chahiye of the arch should be located on the facial surface of an abutment and vice versa. ठीक है, यानी कि अपोजिंग साइड में भी आपने उसी तरह की कोशिश करनी है कि रिटेंशन आप दें। Okay, when direct retainers comes in contact with the tooth, the framework must be stabilized against the horizontal movement if a required class deformation. Stabilization element होना चाहिए. The stabilization is derived from the cross arch framework contacts or from a stabilizing or reciprocal clasp in the same clasp assembly. To provide the true reciprocation, the reciprocal clasp must be in contact during the entire period of the retentive clasp deformation. यानी जो reciprocating arm है जब remove कर रहे हो तो contact में रहे tooth के साथ ताकि उसकी कोई movement ना आए. This is best provided with lingual palatal guide plane surface. Lingual और palatal guide planes दोगे तो उससे काम आसान हो जाएगा. The stabilizing or reciprocal component must be rigidly connected bilaterally cross arch to realize the reciprocation of the retentive. अब different type of clasp assembly है, उनके advantages और disadvantages. Cast circumferential clasp है इस डिजाइन का, ये इसका क्या है फायदा, क्या है फायदा, ये है excellent support bracing retentive properties, ये रट्टा मारने by the way. Designed for choice of tooth supported removal partial dentures, minimal entrapment of food and debris, close adaptation to the abutment. Disadvantage क्या है, large amount of tooth surface that is covered by the clasp assembly, पूरे का पूरे tooth structure cover कर रही है. When in place, the cast circumferential clasp alters the gross morphology of the clinical crown. यानी कि chances हैं कि ये grind करना शुरू कर दे दांत को जब place करो over a period of time. अब design के rules क्या है, आपने ये है क्लास का circumferential clasp. अब इसकी जो rules and regulation है simple है, कोई इतना औखा काम नहीं है, ठीक है. Originate कहाँ से करे, portion of the framework that lies above the height of contour. ये आपके टांग का height of contour है, आपका क्लास कहाँ से आ रहा है, above the height of contour, ठीक है. The retentive arm should extend cervically and circumferentially in a gentle arching manner. Arch करते हुए नीचे आए, abruptly नीचे ना आए, ये arch करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक हो गया. The terminus third of the retentive class should pass over the height of contour and enter the infrabulge portion. यानी कि ये जो terminus third वाला portion है, जो end वाला portion है, ये infrabulge area से नीचे आए प्यार से और फिर hold करे. Only the apical border of the retentive terminus should engage the end desired undercut.
जो एपिकल बॉर्डर है, ये वाला पोर्शन है, ये अंडरकट को एंगेज करे और कोई पोर्शन एंगेज ना करे। रेसिप्रोकेशन जो है आपकी आ रही है, रेसिप्रोकेटिंग आर्म जो स्टेबल कर रहा है आपके प्रोस्थेसिस को, वो आपका, जैसे ये फर्ज करें ये है आपका रिटेंटिव आर्म, तो आपका जो रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट है वो आपके इस तरह का क्या है, तो ये जो पोर्शन है हाइट ऑफ कंट्रोल से ऊपर हो, यानी कि इस लोकेशन के इर्द गिर्द आपका रेसिप्रोकेटिंग आर्म है। ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो प्रिवेंट करेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बटमन की। रिटेंटिव टर्मिनस जो इसका जो एंड है, ये वाला पोर्शन जो है ये हमेशा अक्लूजली बेंड हो, सर्वाइकली ना हो। उसके बाद कास्ट सर्कमफ्लेक्शन कास्ट आर्म शुड टर्मिनेट एट द मीजियल लाइन एंगल्स और डिस्टल लाइन एंगल ऑफ द अबटमेंट। नेवर, अब जो भी आपके सर्कमफ्रेंशियल क्लास्प है वो कभी भी सेंटर में ना हो, या तो डिस्टल एंड पे है या मीजियल एंड पे है। ठीक है, कभी भी सेंटर में आपने नहीं देना। उसके बाद रिटेंटिव आर्म शुड बी पोजीशन एज फार एपिकली, यानी कि जो हाइट ऑफ कंट्रोल से जितना भी आप एपिकली मैक्सिमम लेके जा सकते हो, तो आपने रिटेंटिव आर्म को लेके जाना है, लेकिन कभी भी एक गम्स को इंपिंज ना करें। हाइट ऑफ कंट्रोल और impinge upon the free gingival margin. Never violate the prescribed relationship of the height of control. ठीक हो गया। अगर डिस्टल एक्सटेंशन आपने बनाई, अगर आपने डिस्टल एक्सटेंशन बनाई हुई है किसी दांत की, ई डेंचरस जोन है, ठीक है, तो आपको जो क्लास असेंबली जो है मीजियोफेशियल अगर टूथ स्ट्रक्चर है उसका मीजियल एस्पेक्ट को ज्यादा इंगेज ना करे आपका क्लास असेंबली क्लैरिटी क्लास 1 और 2 में। क्यों? क्योंकि जब फोर्स इसमें पड़ेगी डेंचर के ऊपर तो उसने रोटेट करना है, जो रोटेट करेगा तो अबटमेंट पे एक्सेसिव फोर्स पड़ेगी। डिस्टोफेशियल सरफेस, अब अगर क्लास कैनेडी क्लास 4 है, डिस्टोफेशियल सरफेस पे अगर आप ज्यादा क्लास असेंबली देते हो तो जो फोर्स पड़ती है एंटीरियर डेंचर के ऊपर, फर्स्ट करिए एंटीरियर डेंचर है तो उसने फोर्स यूं अप्लाई करनी है लोअर के लिए, तो ये रोटेशन मोशन होती है। अगर फर्स्ट करो आप इसे केनाइन से या प्रीमोलर से आप अगर ले रहे हो डिस्टल एस्पेक्ट पे, तो इसने टिल्ट करवा देना पूरे के पूरे दांत को, पेरिडोंटल इंजरी भी कॉज करेगा। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। आपने इनडायरेक्ट रिटेंशन देनी है इन केसेस में। ठीक है, अब कॉमन डिजाइन मिस्टेक्स देखो यहाँ पे। ठीक है, अनसूटेबल कॉन्टोर है, लोकेशन ऑफ द रिटेंटिव क्लास्प आर्म ऑन अनमॉडिफाइड अबटमेंट, डायरेक्टली आपने अबटमेंट के ऊपर लगा दिया। ठीक है, अनसूटेबल है कंटोर एंड लोकेशन ऑफ द रिटेंटिव आर्म रिलेशन टू द हाइट ऑफ कंटोर, बिल्कुल एंड पे आके आपने दे दिया। स्ट्रेट आर्म कॉन्फ़िगरेशन, ये स्लोप करते हुए नहीं आ रहा। ठीक है, पोर अप्रोच रिटेंटिव एरिया एंड लेस रेजिस्टेंट टू डिसलॉजिंग फोर्स, कोई भी फोर्स अप्लाई करे तो ये निकल आएगा। तो इसका जो होल्ड करने का जगह है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन होता है। जब भी कोई फोर्स अप्लाई होगी वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसने डिसलॉज हो जाना। ठीक है, टर्मिनस पोर्शन और रिटेंटिव क्लास 1 लोकेटेड जिंजिवल मार्जिन के पास है, या फूड इंफेक्शन होगी, कुछ होगा, इन्फेक्शन वगैरह काम खराब करने वाली बात। अब चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि सिंपल बनाना चीज, unnecessary complicated design may be avoided by producing improved abutment contours. ठीक है, half round form जो है prevent करता है adjustment to increase or decrease the retention. Adjustment in the retention afforded by cast clasp arm should be made by moving a clasp terminus cervically to the angle of the cervical convergence or occlusally to a lesser area of undercut. Tightening a clasp against the tooth or loosening it away from the tooth increases or decreases the frictional resistance and does not affect retentive dimension of the arm. True adjustment is therefore impossible with most cast clasp. ठीक है, एम्ब्रेजर क्लास्प है, हॉस्पिटल में पूछ सकते हैं। रिवर्स सर्किट क्लास्प है आपका, ये आपका रिंग क्लास्प है, डिजाइन है बेसिकली। रॉट वायर सर्कमफ्रेंशियल क्लास्प और कॉम्बिनेशन क्लास्प, रॉट वायर है, सर्कमफ्रेंशियल क्लास्प है, कॉम्बिनेशन क्लास्प। अब कॉम्बिनेशन क्लास्प कंसिस्ट ऑफ एन occlusal rest, cast metal reciprocating arm or rot wire retentive arm. Rot wire component is circular in cross section, thereby permitting flexion in all directions. This omnidirectional flexure allows the clasp to flex in all planes and can minimize the transfer of potentially harmful forces to the abutment. The improved flexibility of a rod wire retentive clasp also permits its placement into slightly greater undercut.
A Rottweiler retentive arm can frequently be located in the apical third of the clinical crown, thereby producing more aesthetic results. A Rottweiler retentive clasp is often used in maxillary canine and premolar abutments. The combination of clasp is most frequently indicated on the abutment adjacent to canidi clasp 1 or 2 posteriorly. Eden's area when stable undercut is located at the mesiofacial line angle of most posterior abutment. यहाँ पे कुछ सेंस में कैंडी क्लास 1 2 में जहाँ पे mesiofacial line angle के करीब आपके posterior abutments आ रहे हैं. Because of its cross-sectional geometry, Rottweiler makes a very fine linear contact with the surface of the abutment. Therefore, tooth coverage is markedly decreased. This minimal surface contact makes its use in caries-prone individuals somewhat more beneficial. Disadvantage क्या है? इसके additional steps हैं. The patient should avoid grasping the Rottweiler retentive arm since this commonly results in distortion and the clasp and accompanying loss of retention. एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसने अपना Rottweiler clasp को प्लास के साथ जो है टाइट किया था और पूरे का पूरा जो आपका डेंचर है वो खराब कर दिया था उसने. Because of the increased flexibility of the retentive clasp arm, the combination clasp assembly does not possess the bracing or stabilizing qualities of most circumferential clasps. Therefore, if stabilization is primary importance, the combination clasp should not be the clasp assembly of choice. Infrabulge clasp है जो आपके नीचे से आ रहे हैं, approaches the undercut region of an abutment from the apical direction. ठीक है, therefore infrabulge clasp exhibit a push type of retention and more effective than a pull retention associated with suprabulge clasp. ठीक है, more aesthetic than suprabulge क्योंकि कम वायर नजर आ रही थी because the infrabulge clasp approaches the undercut from the apical direction. Disadvantage क्या, tendency to accumulate food debris. Increased flexibility of the retentive arm does not contribute a great deal to the horizontal stability of the prosthesis. Now, design के rules क्या हैं? Approach arm of the infrabulge clasp must not impinge soft tissue को impinge ना करे. It is not desirable to provide relief under the approach arm, but the tissue surface of the approach arm should be smooth and well polished. Relief नहीं देना, लेकिन आपने smooth and polished surface रखना है यहाँ पे. यहाँ पे food debris usually आके फंस जाती है नीचे. The approach arm should never be designed to bridge an area of soft tissue undercut since this will produce an increased risk of food entrapment or may result in irritation of the associated soft tissue. The approach arm should cross perpendicular to the free gingival margin. Free gingival margin के perpendicular हो. The sensitive periodontal tissues must be protected from the irritation induced by little interference with normal function to contour as possible. To optimize flexibility, the approach arm should be uniformly tapered from its origin to its class terminus. The class terminus should be positioned as far apically as the abutment is practical. Class terminus, jitna apical leke ja sakte ho, leke jana. The minor connectors that attaches the occlusal rest to the framework should be rigid. Minor connector rigid hona chahiye and should contribute to the overall bracing and stabilization characteristics of the prosthesis. Contact area between the clasp and abutment is 2 to 3 millimeters in height and 1.5 to 2 millimeters in width. The clasp terminus makes first contact with the abutment surface measured undercut. ठीक है? Contact is then maintained by the height of contour of the abutment. Contact के साथ आ रहा है height. पहले contact से आ रहा है, इसके बीच में इन दोनों इस location की वजह से इसमें tension ज़्यादा. ठीक है, height of contour के नीचे. Various forms of bar clasp, I-bar clasp type assembly by Cratchwell. ये I-bar type है. Proximal plates cover these grinding planes from the marginal ridge to the tooth tissue junction and extend into the attached angina for 2 millimeters. Attached angina 2 millimeters. इसमें आप physiological relief देते हैं. ठीक हो गया? ये guidelines बनाई हुई हैं इसने. RPI clasp assembly by Kroll. The RPI system, with modification of each component, includes the basic I-bar element. I-bar element जो आ रहा है. A, the rest is positioned on the mesial aspect, distal extension of the abutment. Rest कहाँ पे आ रहा है आपका? Mesial aspect है, distal extension of the abutment.
abutment के distal extension पे mesial, but it is slightly smaller than the described by Cratchwell. Cratchwell ने बड़े size के रखे हुए थे, इसने छोटे size के रखे हैं. Retentive tip is positioned mesial to the mesiodistal height of contour. Mesiodistal height of contour से mesial है. The proximal plate is diminished in all directions and does not terminate in the soft tissue. जो proximal stay plate आ रही है वो diminished है और terminate नहीं करती soft tissues में. When functional load is applied to the extension base, the proximal plate disengages from the guiding plane and the eye bar moves towards the mesial image. जब load पड़ता है तो ये जो contact है disengage कर जाता है आपका distal plate और जो mesial plate है वो embrasure की तरफ move करना शुरू करता है. T-bar class mechanics आती है ही. Bar class assembly in which proximal plate, जो proximal plate है आपकी ये वाली, contacts approximately 1 millimeter of the gingival portion of the guiding plane. ठीक हो गया. GP जो है आपकी ये guide plane है आपकी. ठीक है. ये guide plane है, 1 millimeter को contact में. अब क्या हो रहा है? During function, the proximal plate and the eye bar clasp are designed to move in a mesio-gingival direction. Mesial side पे move करेगा और gingival जाएगा, नीचे की तरफ और आगे की तरफ. Disengaging the tooth को disengage करता. Lack of sustained contact between the proximal plate and the guiding plane distributes increased functional forces to the dentures. जब ये यहाँ से disengage कर देता है abutment tooth से तो ज़्यादा force apply होती है आपके नीचे वाले alveolar ridge के ऊपर. Asterisk indicates the center of rotation. ठीक है. अब contraindication for selecting bar type clasp, contraindicated कब है? जब severe buccal और lingual tilt है abutment tooth के तो आपने eye bar clasp नहीं देने. Severe tissue undercuts हैं, tissue undercuts ज़्यादा हैं क्योंकि आपको तो नीचे से आ रहा है abutment. जब आप place करोगे तो उसने irritate करना, impinge करना soft tissue. या shallow buccal labial vestibules. छोटे साइज के लेबियल और बकल वेस्टिब्यूल्स हैं तो फिर भी आप नहीं दोगे. अब इनके डिफरेंट जो आपके आरपीए क्लास असेंबली है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं. जब आपका अक्लूजल लोड फोर्स पड़ता है पोस्टीरियरली तो क्या होता है? सी क्या करता है? ये जिंजिवली वाला जो पोर्शन है आपका जो प्रॉक्सिमल प्लेट है वो नीचे की तरफ आ जाती है. ठीक है. ड्रॉप्स जिंजिवली एंड स्लाइटली मीजियली और थोड़ा सा मीजियल की तरफ मूव करता है. Occurs around the mesial rest and with approximate center of rotation. B क्या है? Rigid portion जो है of the retentive arm जो आपका ये वाला portion है contact रखेगा tooth के साथ only along the survey line. Survey line तक रखता है ये contact rigid portion through and through रहेगा. और जो आपका retentive arm है moves gingivally and mesially. जो retentive portion है वो जिंजिवा की तरफ जाएगा और मीजियली मूव करेगा. बेसिकली इस पूरे यूनिट लेक्चर के अंदर बताया कि आपके रिटेंटिव आर्म के ऊपर जो फोर्स पड़ेगी तो डिफरेंट कंपोनेंट्स किस तरह बिहेव करते हैं. ठीक है. मीजियली और जिंजिवली जाएगा, मीजियली और जिंजिवली जाएगा. रिटेंटिव एंड ऑफ द क्लास मूव्स मीजियली एंड स्लाइटली जिंजिवली. जो रिटेंटिव पोर्शन है वो भी मीजियली जाएगा और स्लाइट जिंजिवा जाएगा. अब बायोमैकेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास असेंबली क्या है? Clasp that accommodate functional movement, bar clasp, RPI, RPA combination clasp. Clasp that do not accommodate functional movements, आपके circumferential clasp है, embrasure, ring और reverse circular clasp. Comparison क्या है आपके? Between suprabulge, intrabulge. Suprabulge approach undercut occlusally, covers larger tooth area, less aesthetic, full retention इसमें push होती है. Decreased retention if any or all factors are similar. Infrabulge में approaches are undercut gingivally, covers smaller tooth area, more aesthetic than suprabulge, push retention है, or increased retention only if all factors are similar. इसमें decreased retention only if all factors are similar.